Namaste, Lippy. Welcome to the show. Namaste. Thank you for inviting me, Anona. Arey, it's my pleasure. I mean, the kind of work you are doing and you have done, your life journey, it's amazing. मैं आपका जैसे जैसे research करके जैसे जैसे I was just diving deep, I was like just awestruck. Because आप इतना अच्छा काम आप and before entering into politics also आप you have been a human right lawyer. आपका खुद का you're a founder director of Know Your Rights Foundation. And इतना कुछ आपने you had your startup, so many things you have done, and now you have entered into politics. और इतने strongly आप एक महिला, एक women, संगठन को आप represent कर रहे हो. So that's first of all, kudos to you, and thank you again for joining us. Thank you very much. It's my pleasure to be here, Anona. और जैसे आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, पर मैं उसको डिस्क्राइब करूँगी कि लाइफ में बहुत कुछ किया. जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ, मैंने ह्यूमन राइट्स, मैंने LLM किया है, उसमें पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ रही हूँ अभी. तो काफ़ी कुछ जर्नी रही है मेरी. यू आर राइट, आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो. पर सारी जर्नी के बाद और ड्यूरिंग द जर्नी आई हैव रियलाइज कि मेरा कॉलिंग कुछ और है. या फिर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और है. और मैंने रियलाइज किया दैट आई एम वेरी एम्पावरिंग पर्सन. मैं जहाँ रहती हूँ ज़्यादातर महिलाओं को मैं एम्पावर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है. तो मुझे लगा कि इसको मैं कैसे यूज़ में लाऊँ. That's how you entered into politics. No, how did you do that? No, that's how I decided. और 2014 के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस तरह देश के लिए काम करना शुरू किया कि मुझे भी ऐसा मुझ में भी एक अलग प्रकार की देशभक्ति जागी कि मुझे भी देश के लिए और देश के लोगों के लिए कुछ काम करना है. सो पॉलिटिक्स वाज नेवर ऑन माय माइंड दैट टाइम. और मुझे लगा एक NGO शुरू करती हूँ, एक फाउंडेशन जिससे मैं लोगों के लिए काम करूँ. So that's how I started Know Your Rights Foundation. Okay. जब शुरुआत थी उन दिनों में, जब मुझे पता नहीं था कि देश में लोगों को तकलीफ़ें क्या है, गांव के प्रश्न क्या है, तो मैंने मोर देन 1000 गांव मैंने घूमे हैं इंडिया में. तो वहाँ जाके मैंने रिसर्च किया कि गांव की तकलीफ़ें क्या होती है, गांव में लोगों के प्रश्न क्या होते हैं. और उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो गांव के प्रश्न है या लोगों के जो रूरल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो गवर्नमेंट इतनी सारी योजनाएं दे रही है, मोदी गवर्नमेंट, कि वो योजनाएं अगर लोगों तक सही मायने में पहुंच जाए तो वो ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी. तो मुझे लगा उसी पे काम करना है. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन पब्लिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट की योजनाएं. एंड इट हैपेंड. अब गवर्नमेंट की योजनाओं में भी ऐसा हुआ कि कितने लोगों तक आप पहुंच सकते हो. तो मैंने नो योर राइट्स फाउंडेशन से शुरू किया कि मतलब मैंने नो योर राइट्स फाउंडेशन से एक शुरुआत की कि जो गांव के सरपंच होते हैं, वो सरपंचों को कैसे ट्रेनिंग दी जाए. अच्छा, योजनाओं के बारे में. ओके. तो फिर सरपंचों को ट्रेनिंग शुरू की कि ये योजना के जो लाभ है वो आपके गांव में आप कैसे पहुंचा सकते हैं. तो जितने भी मतलब अगर लीडर है जो गांव का सरपंच, अगर वो अवेयर है योजनाओं के बारे में, उन्हें पता है, तो लोगों तक वो पहुंच जाएगा. सो दोस ट्रेनिंग स्टार्टेड. और काफ़ी सारे गुजरात में बहुत गांव में मैंने काम किया. आपने खुद से इनिशिएटिव लिया? मेरे फाउंडेशन से बहुत सारे वॉलंटियर्स भी थे, बहुत सारे सरपंच भी जुड़े थे. मतलब ऐसे सरपंच हैं हमारे गांव में जो स्मार्ट विलेज या मॉडल विलेज बना चुके हैं. वो काफ़ी सारे सरपंच थे जो इसमें एडवाइजरी की तरह मुझसे जुड़े थे. मेरी वॉलंटियर्स की टीम थी और हमने काफ़ी सारा यही काम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सरपंचों को ये इन्फॉर्मेशन या जागरूकता पहुंचाई जाए. बट वो क्यों जुड़े आपसे? मतलब कोई रीजन यही, मतलब क्योंकि उन्हें भी चाहिए कि उनके जो गांव है उनका विकास हो. गांव का विकास कैसे होगा? जो सरकारी योजनाएं दे रही है वो सीधा सीधा उसका लाभ पहुंच सकता है. और योजनाएं गांव के लिए भी है और योजनाएं गांव के लोगों के लिए भी है. तो सरपंच के लिए भी एक बहुत अच्छा है ना कि जो सरकार दे रही है वो सीधा सीधा लोगों तक पहुंचाना है. मेक सेंस. तो सरपंचों को भी ये बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कोई हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है एक सीधी सिंपल लैंग्वेज में. तो वो एक बहुत अच्छा रहा. और फिर यही सरपंच संवाद हमने क्योंकि विचारधारा से मैं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ी हूँ, अपने विचारों को मैं वहीं पे जोड़ सकती हूँ. मैं प्रेरित भी वहीं से हूँ. तो भारतीय जनता पार्टी से मैंने सरपंच संवाद करना शुरू किया और वही मतलब पॉलिटिकल एक जो जर्नी की शुरुआत है. तो ये कभी मेरे उसमें नहीं था कि पॉलिटिकल फील्ड में जाना है या काम करना है. पर मुझे लगता है कि काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर और
एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद अगर मुझे सही में मुझे लगता है कि दैट आई बिलोंग हियर, दैट इज़ आई थिंक दिस फील्ड, मतलब लोगों की सेवा करने के लिए पॉलिटिकल माध्यम एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा माध्यम है। इसमें आप बहुत बड़े चेंजेस आगे जाके ला सकते हो। आप पॉलिसी लेवल पे चेंजेस या पॉलिसी लेवल पे सजेशन कर सकते हो। तो वो बात मुझे पॉलिटिकल फील्ड की बहुत अच्छी लगती है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि वो कौन सी चीज़ है, अगर एक क्वालिटी की मैं बात करूं जो चाहिए अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे वो? मतलब जब मैंने शुरुआत की तो ऐसा था कि इट वाज अ कॉलिंग, मतलब हाँ। आपको ना, आप इसको एक करियर की तरह नहीं ले सकते। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं कहती हूँ मैं यहाँ पे अपना करियर बनाने नहीं आई हूँ, आई एम हियर फॉर नेशन बिल्डिंग। वाह। मतलब अगर आप में ऐसी भावना है कि देश के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, तो ज़रूर पॉलिटिकल फील्ड से जुड़ना चाहिए। और इसमें एक देशभक्ति की भावना भी होती है और एक आप में एक जागरूकता होनी चाहिए कि अभी देश में क्या चल रहा है, लोगों की क्या मुश्किलें हैं, लोगों की मुश्किलों का हल ढूंढने का एक जज्बा आप में होना चाहिए। वेरी नाइस। तो आप ज़रूर से आपको राजनीतिक उसमें जुड़ना चाहिए। मैं वही सोच रही हूँ, आपका मैंने इंस्टाग्राम वो देखा था कैप, लाइक द अपडेट, एंड इट मेंशंस कि यू वांट टू बी अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, एंड आई थिंक आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो आपने डिफाइन किया। मेरे सबसे पहली चीज़ वही आई दिमाग में कि जो उन्होंने लिखा है अपना मोटो लाइफ का अपने इंस्टाग्राम पे, एक्चुअली यू आर डूइंग द सेम थिंग, सो दैट्स रियली नाइस। Yes, Yeah. that's Noyo Rights Foundation was built on this ideology that we want to become a bridge between people and government, and that bridge we thought that these yojanas and policy by Modi government is the right way to give benefits तो to अगर अभी कोई people. भी जुड़ना चाहे तो दे कैन कनेक्ट टू योर फाउंडेशन ऑल्सो। हाँ, ऑफ कोर्स फाउंडेशन पे वॉलेंटियर की तरह तो जुड़ ही सकते हैं, और यही काम हम पार्टी से भी करते हैं। लोगों की अच्छा। विचारधारा अगर वहाँ मिलती है तो वो पार्टी से भी यही काम हम करते हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं या सरकार के काम है वो जमीनी स्तर पर नीचे उतरे। मैं एक्चुअली इसका हाँ। मेरा एक जो मेन मोटिव है ना इस इंटरव्यू का, मैं ये चीज़, लोग जो बहुत बात करते हैं पॉलिटिक्स में, ये क्या चल रहा है अभी, चलो अपडेट, जैसे हम अभी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि जो चल रहे हैं इवेंट्स, दैट्स वन थिंग, बट पॉलिटिक्स, अगर एक चीज़ है कि पॉलिटिक्स में एंटर कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे को उसमें एक्चुअली आपसे इसमें डिटेल में कि कल अगर इंसान कोई चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ तो उसे पता हो कि वो किस तरीके से, क्या वे है जा सकता है। बट उससे पहले मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। तो पॉलिटिक्स एक्चुअली एक ऐसा वर्ड है जो अगर लोगों को देखे तो ये एक मैं करियर प्रोफेशन ही बोलूँगी, बट एक जो एक पॉलिटिक्स के अलावा ये एक वर्ब बन चुका है, कि यार ऑफिस में बोलते हैं यार पॉलिटिक्स मत कर, इट हैज़ गॉटन अ नेगेटिव नोशन कि यार तू पॉलिटिक्स कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट इट्स वो एक होता है ना अराउंड, तो एक नेगेटिविटी वाला वर्ड बन चुका है। यू आर इन देयर, यू आर अ इंटीग्रल पार्ट। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप पॉलिटिक्स को कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना वो आज की कोई मतलब आधुनिक चीज नहीं है। पॉलिटिक्स है वो सदियों से, जो राजनीति कहते हैं वो सदियों से, प्राचीनता से हमारे साथ है, मतलब हमारी सिस्टम में है, हमारे समाज में है। तो पॉलिटिक्स जो है ना, मतलब राजनीति का सही उपयोग अगर जनता के लिए हो तो मुझे लगता है इससे बेहतर माध्यम नहीं है सेवा करने का। तो पॉलिटिक्स का सही उपयोग करके अंत्योदय तक, जैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय तक, मतलब गांव के सबसे गरीब जो अंत्योदय तक जो परिवार है वहां तक विकास या वहां तक कुछ पहुंचे जो देश में हर नागरिक को मिल रहा है। तो ये जो विचारधारा है, तो ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स मतलब राजनीति का सही उपयोग करके सत्ता का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन देश में कैसे ला सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने एक उदाहरण के तौर पे हमारे सामने रख दिया है। जो सदियों से हम कहते थे ये पॉलिटिक्स चल रहा है, ये चल रहा है, परिवार में, कॉर्पोरेट में, हर जगह पे हम इस शब्द का वैसे उपयोग करते हैं। पर अब अगर आप ये उदाहरण देखें 2014 के बाद, तो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज हमें देश में देखने को मिला है कि कैसे पॉलिटिक्स का सही उपयोग करके लोगों के लिए उस पे काम किया जाए, लोगों की सेवा की जाए। तो ये उदाहरण अब हमारे सामने ही है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये शब्द बहुत ही नेगेटिव है। मतलब इस शब्द का कौन व्यक्ति कैसा उपयोग करता है। आप अगर देखें तो भारत में कितनी सारी मतलब नेता आए,
कितने सारे प्राइम मिनिस्टर आए, सबने काम किया है। पर आप आज का उदाहरण देखें, 2014 के बाद जो हमारे देश में परिवर्तन हुआ है, तो हम सच में कह सकते, युवाएं देखे या लोग देखे, हम सच में कह सकते कि राजनीति का या पॉलिटिक्स का यही सही उपयोग। हाँ, मतलब 10 साल में टॉप 5 इकोनॉमिस्ट में से एक इंडिया हाँ, है। तो ये हाँ। चीज मैं आई एम अ साइंटिस्ट, मैं किसी को सपोर्ट इधर उधर वो कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बट नंबर्स बोलते हैं इट्स दैट। तो मैं बस वही बोलूंगी, हाँ इकोनॉमी में वो दिखता है, पार्टी में एक वो जोश रहता होगा ना, जैसे आप बोल रहे होते, एक वो होता है ना, एक फीलिंग दैट हमारे ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो एक जज्बा आपको फील होता ही होगा, सीइंग मोदी जी एंड यू बीइंग इन हिज पार्टी फॉर श्योर। एब्सोल्युटली, मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात करें ना, तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत उसका कार्यकर्ता है। और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ। और पार्टी में हर कोई, चाहे कोई भी आप प्रतिनिधि हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कुछ भी है, आप पहले पार्टी के कार्यकर्ता है। और हमें इतना आत्मविश्वास जो हमें मिलता है बात करने के लिए या अपनी बात रखने के लिए, या जब हम मीडिया में डिबेट कर रहे होते हैं, जब अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं, तो ये जो आत्मविश्वास है ना, वो वहाँ से आता है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन लोगों ने बहुत साल संघर्ष किया, पार्टी को इस जगह लेके आए, और फिर उन्होंने जो लोगों के लिए, देश के लिए जो काम करके ये जो विकास का मॉडल तैयार किया है, वो सही मायने में वो चीज़ है जो हमें इतना आत्मविश्वास देती है कि हम भी जाके लोगों के बीच में हमारी बात रख सकते हैं। सो आपने, जैसे यू आर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महिला मोर्चा विंग, राइट? और तो मुझे एक्चुअली थोड़ा डिटेल में जानना था, आप अगर ब्रीफ में समझा पाओ कि महिला मोर्चा विंग क्या करता है एंड आपका क्या रोल है उसमें। तो जो महिला मोर्चा है, वो संगठन में महिलाओं के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महिला उसमें जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट पे अलग अलग एक्टिविटी हो राजकीय पक्ष से, उसके लिए महिला मोर्चा होता है। महिला मोर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश का, और मेरी जिम्मेदारी है महिला मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट गुजरात बीजेपी। इसमें हम बहुत सारे महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम होते हैं वो करते हैं, एंड सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या जो सरकार के काम है, वो नीचे तक, जमीनी स्तर तक महिलाओं तक पहुंचे। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक संपर्क हो, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम भी होते हैं, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं। ठीक है। छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, गांव में और कई जगह पे, शहर में भी हम लोग टिफ़िन बैठक करते हैं। मतलब महिलाएं दोपहर को हम लोग सब टिफ़िन लेके इकट्ठे होते, साथ में लंच करते हैं, बातें करते हैं। इससे क्या होता है ना, जो सरकार की योजनाएं है या जो भी जागरूकता है, वो हमें उनको देनी होती है, वो बात हो जाती है। उनकी जो मुश्किलें हैं या उनके जो सुझाव है, वो भी हमें बहुत अच्छे से जानने को मिलते हैं, और एक फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब 2 वे कॉन्वर्सेशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत ही जमीनी स्तर के हमारे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े भी कार्यक्रम होते हैं। कई बार नेशनल लेवल से बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो आते हैं, महिलाओं को एड्रेस करते हैं। फिर काफ़ी सारी हम लोग नॉलेजेबल वर्कशॉप भी करते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन सब्जेक्ट पे बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन जो एक सवाल है, तो उसके ऊपर क्या किया जाए, कैसे बच्चों को कौन सा पोषण युक्त आहार दिया जाए, सरकार क्या देती है उसका उपयोग कैसे किया जाए, तो उसके ऊपर। तो महिलाओं के बारे में, महिलाओं के विषय में जितना हो सके उतनी हम जागरूकता फैलाने के लिए जमीनी स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, और उसमें सभी महिलाएं, मतलब अगर आप कोई राजनीति से या संगठन से नहीं भी जुड़े हो, पर मतलब सारे ही महिला उसमें आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है, मतलब रूरल, इवन अर्बन में भी उनको अगर काम, स्टार्टअप, बिजनेस, किसी के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके पास हाउ टू अप्रोच, मतलब आपके पास आए, कैसे कर सकते हैं मतलब जैसे आप जहाँ पे स्थानिक हो ना, आप जहाँ पे रह रहे हो, वो स्थानिक जगह आपकी एक लोकसभा होती है, आपकी एक विधानसभा होती है। तो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कई बार ये जानना कि उनकी लोकसभा, कौन सी लोकसभा में वो रह रहे हैं, कौन सी विधानसभा है जिसमें वो रह रहे हैं। उसके बाद जो एरिया होता है, हर एरिया वाइज एक वार्ड बना हुआ होता है पार्टी के स्ट्रक्चर में। अच्छा। तो वो जो वार्ड है, तो हर वार्ड की एक ऑफिस होती है, तो वहाँ पे वो कार्यरत हो सकते हैं। उन्हें अगर एक्टिवली पॉलिटिकली कुछ एक्टिविटी में जुड़ना है, अच्छा, तो हर एरिया में वार्ड ऑफिस होती है, तो उससे वो जुड़ के काफी काम कर सकते हैं। और विधानसभा में जो विधायक होते हैं, एमएलए जिसे बोलते हैं,
उनकी भी एक ऑफिस होती है जिसको कार्यालय कहा जाता है, तो वहाँ से भी वो संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और ये वार्ड का कैसे पता चलता है, मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है वो कैसे? एरिया वाइज ही रहता है, ऑनलाइन ही अवेलेबल है, पर आप जो आपका इलेक्शन की जो जगह होती है ना, वही वार्ड होता है। तो वो एक बेसिक ही मतलब आप गूगल भी कर सकते हैं कि मेरा ये एरिया है तो मेरी कौन सी लोकसभा है। हुई, कौन सी विधानसभा हुई। है वो जो आपका इलेक्शन कार्ड है उसमें से भी आपको वो नंबरिंग से भी समझ जानकारी गई। मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ जैसे आप देखेंगे ना, मैं अपनी बात करूँ, आई यूज टू बी द गर्ल हु यूज टू टेल, जब सोशलाइजिंग करते थे, बाहर जाते थे, तो लोग ना पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे, और तो आई यूज टू बी द गर्ल, मैं बोलती थी पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट की बात मुझे नहीं करनी है, कुछ और बात करते हैं। आई यूज टू बी लाइक दैट इन माई स्कूल कॉलेज डेज। 2014 के बाद क्या हुआ, मोदी जी ने पॉलिटिकल चीज़ें और जो देश के लिए वो काम कर रहे हैं उसको इतने सिंप्लीफाइड वर्जन में लोगों के सामने रखा, एंड ही इज़ अ ट्रिमेंडस ऑरेटर। या तो उनको सुनना भी मतलब एक ये है कि हाँ, जब वो आते लाइव या टीवी पे आते तो सब बैठ जाते, या हाँ। ऑनलाइन हम शुरू कर देते। तो ही इज़ वेरी क्लियर ऑरेटर। तो क्या होने लगा, लोगों को, युवाओं को ये समझने लगे लोग कि देश में क्या हो रहा है, क्या हाँ। पॉलिसी आई है, हमारे लिए क्या आया है, सरकार क्या कर रही है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है, चुनाव कब है। ये सारी जो जागरूकताएं है, जो पहले ऐसा लगता था नहीं नहीं हमें समझ में नहीं आता, पर उन्होंने इतने सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों के सामने ये रखा कि मैंने देखा है कि आज महिलाएं बहुत ही मतलब पॉलिटिकली दे आर सो अवेयर, उन्हें बहुत कुछ पता रहता है। और जैसे मैं आपके माध्यम से कहूँगी कि महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि वेदर यू आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स और नॉट, बट पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब आप जो चुनाव में जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो क्या काम करते हैं देश के लिए, ये आपके जीवन का एक हमेशा एक भाग ही है। हाँ तो रहेगा। क्यों ना उसमें इंटरेस्ट लिया जाए, जैसे हम फैशन में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे हम खाने पीने की चीज़ें या न्यू रेसिपी में इंटरेस्ट लेते हैं एज अ वुमेन, ऑफ कोर्स Yeah. दोज आर द सब्जेक्ट्स वी लव। पर वैसे ही देश में क्या हो रहा है, ये कोई एक अब मेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट नहीं रहा है। हाँ जो पॉलिटिक्स है या फिर देश में क्या हो रहा है या पॉलिसीज क्या है, वो सभी नागरिकों को पता होना चाहिए। अभी आप देखेंगे न्यू वोटर्स हैं, 17-18 साल की लड़कियां हैं, उन्हें भी पता रहता है कि उनके लिए क्या योजनाएं हैं। अभी अवेयरनेस आ रही है, आपको बहुत दिख रहा है वो। बहुत बड़े मायने में आ रही है। हाँ और उसका काफ़ी कुछ चीज़ मतलब टेक्नोलॉजी भी है। जैसे देश में मैं आपको एक बात बताऊं कि राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उनका खुद का स्टेटमेंट है कि जब मैं 1 रुपये डालता हूँ ना कोई पॉलिसी के उसमें, तो लाभार्थी को 15 पैसे मिलते हैं। ये तब की सिस्टम, ये माध्यम था। आज देश में देखे, क्योंकि जनधन अकाउंट से करोड़ों लोग जुड़े हैं। एक समय था जब लोग सोचते थे कि बैंक में जाना वो तो पैसे वाले लोगों का काम है। आज गरीब से गरीब हर गांव में हर कोई बैंक से जुड़ा है, डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और उसके कारण क्या हुआ, जितनी भी पॉलिसी है, सरकार की स्कीम है, वो सीधी सीधी वो लाभार्थी तक उसके बैंक अकाउंट में ही सीधा उसका बेनिफिट आता है। तो मतलब जो मिडलमैन की वो थी या जो भी कुछ था, वो पूरा सिस्टम से निकल गया। वाह। तो ये जो टेक्नोलॉजी का सही तरह से उपयोग किया है, आज आप सोशल मीडिया में देखे या डिजिटली देखे, तो लोग काफी अवेयर है हाँ कि 100%। देश में क्या हो रहा है। यस। तो मैं ये माध्यम से महिलाओं को कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले, क्योंकि हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो महिला हो या खेडूत हो, चाहे कोई गरीब परिवार हो, चाहे युवा हो, चाहे मतलब आप देखें तो माछीमारों के लिए भी योजनाएं हैं, हर समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं हैं। बट आप उसमें जैसे बोल रहे हो तो वही जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, एक ये रहता है ना कि पॉलिटिक्स में जाना है तो तुम्हें बहुत सख्त होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने जैसे कि महिलाओं को अगर जागरूक रहना है और अगर उन्हें भी एंटर होना चाहिए पॉलिटिक्स में, तो मेरे को आपसे पहले थोड़ा समझना है कि अगर एक महिला पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहती है तो कैसे हो सकती है, और आपका कैसा अभी तक का एक पॉलिटिक्स का सफ़र कैसा रहा है? मतलब आप किस तरीके से उन्हें मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, एंड पॉलिटिक्स एक्चुअली कैसे काम करता है? देखिए, पॉलिटिक्स में आना ये इट कैनॉट बी अ करियर चॉइस, इट हैज़ टू बी योर पैशन, इट हैज़ टू बी मतलब आप देश के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए पैशनेट होने चाहिए।
आपको एक जो सोशियो इकोनॉमिक जो चीज़ है वो समझनी पड़ती है। वो समझने के बाद लोगों की मुश्किलें कैसे दूर किया जाए उस पे काम करना पड़ता है। तो अगर आप चूज़ करते भी हैं, मतलब 2 चीज़ है, आप पॉलिटिक्स में उस तरह भी जुड़ सकते हैं और आप इंटरेस्ट लेके जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो देश के लिए सारी एक्टिविटी होती है, उसमें आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी जुड़ सकते हैं। नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू चूज द आइडियोलॉजी और फिर आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही है। पॉलिटिकल पार्टी के काफ़ी एस्पेक्ट होते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, जैसे सांस्कृतिक एक विभाग है हमारे पास, अलग अलग मतलब सीए है, वकील है, उनके लिए सेल है, अलग अलग चीज़ों के लिए सेल है, तो जैसे महिलाओं के लिए है। तो ऐसे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप एज अ सिटीजन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी इट हैज़ टू बी योर फुल टाइम वर्क, इट कैन बी अ पार्ट टाइम एक्टिविटी ऑल्सो फॉर यू। ओके। और महिलाओं को यहाँ जुड़ना है तो मैंने जैसे पहले कहा कि अपने वार्ड लेवल पे एक्टिवेट होना चाहिए, जो भी सोशली देश में जो चल रहा है उसके लिए अवेयर होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो बताना चाहिए आपको, लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कैसे आप दूर करें उसमें आपको एक्टिवेट होना चाहिए। तो पहले आप लोगों से जुड़ना होता है, बाद में पॉलिटिक्स की बात आती है। समझ गई, मेक सेंस। बट अब आपको फिर, अगर जैसे आपने बोला कि काफ़ी अवेयरनेस आई है, तो अगर मैं विमेन की स्पेसिफिकली, मैं ज़्यादा विमेन पे फोकस कर रही हूँ बिकॉज आपका मेन और ये एक्चुअली बहुत ही कम बात किया हुआ सब्जेक्ट है, तो मुझे चाहिए कि इस पे लोगों को और अवेयरनेस आए। तो आपने जैसे बोला अवेयरनेस बढ़ी है, बट अब आपको, आप ये बोल सकते हो कि पॉलिटिक्स में भी विमेन एक अहम हिस्सा हो चुकी है पॉलिटिक्स का। हाँ जी, ज़रूर। देखिए, पॉलिटिक्स की बात करें ना, तो आज पहले के समय की बात करें और आज हम कंपैरेटिवली देखें तो देश में जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है वो जगह पे आज महिलाएं हैं। ये समय आप देखिए, जैसे हमारे आदरणीय जो राष्ट्रपति जी है श्री द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भी एक ट्राइबल महिला है। तो आज देश में ऐसी परिस्थिति है, जो महिला सशक्तिकरण इस तरह हुआ है, इस तरह से पॉलिसी दी गई है कि महिलाएं जो चाहे वो क्षेत्र में जा सकती है, सिर्फ राजनीति नहीं, मतलब डिफेंस में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, साइंस फील्ड में काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी और स्टार्टअप यूनिकॉर्न के सीईओ बन सकते हैं। ये सब हमने देखा है देश में। तो महिलाओं के लिए होता है ना कि जो एक बेसिक जो उनके लिए सुरक्षा, स्वाभिमान और उनके लिए सशक्तिकरण, ये चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने सुनिश्चित की है। तो ये चीज़ें देकर महिलाओं को ऐसा है कि ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, अब वो जहाँ चाहे, मतलब एक सामान्य परिवार की लड़की आज गांव में कुछ भी बनने का सपना देख सकती है। सही ये बात। अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए, और वो सपना पूरा हो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी और योजनाएं देती है। जैसे आप बच्चियों के लिए देखें तो केजी से लेके पीजी तक का एजुकेशन फ्री है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हाँ, सरकारी उसमें ये फ्री है। ओके। तो ये बहुत तो सारी आप ऐसे मेरे योजनाएं को हैं। और योजनाओं के बारे में बता बहुत सकते हैं जो सारी ली गई योजना हैं? है जिसमें पढ़ने के लिए, मतलब और एजुकेशन महिलाओं में आए, बच्चियों में आए, उसको प्रेरित किया जाता है। और यही प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया है, यही वजह है कि आज देश में आप देखें तो हर सेक्टर में आपको महिला दिखाई देगी। हाँ, वो तो ये सच है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। मैं अगर योजनाओं की बात करूं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारे देश में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो लाल किले से शौचालय की बात करते हैं। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो लाल किले से सैनिटरी पैड की बात करते हैं। तो ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत ही टैबू है हमारे समाज में, जिसकी बात कोई नहीं करता था। आगे कितने प्रधानमंत्री आके चले गए हमारे देश में, जिन्होंने महिलाओं की ये शौचालय जो खुले में शौच थी, वो बहुत ही बड़ा प्रश्न था महिलाओं के लिए। उनकी डिग्निटी के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में ये बहुत बड़ा प्रश्न था, जिसको उन्होंने हल किया। करोड़ों शौचालय हमारे देश में बने, गांव गांव में बने। तो ये महिलाओं के लिए कितना बड़ा सशक्तिकरण है। अब देखे, दूसरी अगर मैं सैनिटरी पैड की बात करूं तो मेंस्ट्रुएशन वाज अ टैबू सब्जेक्ट। उस पे आज आप देखें हर जगह बात हो रही है। कैसे ये सामाजिक चेंज कैसे आया? बहुत अवेयरनेस वो आई है। लीडर्स से ही आया है, ये अवेयरनेस आई है।
बहुत सारे एनजीओ है जो इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी सराहनीय काम है। सैनिटरी पैड की मैं बात करूँ सरकार की, जन औषधि केंद्र है। तो जन औषधि केंद्र क्या है, मतलब मेडिकल स्टोर, सिंपल लैंग्वेज में। ये एक ऐसा मेडिकल स्टोर है सरकारी कि जो 9,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र हमारे देश में है, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है। उसमें 1 रुपए में 1 सैनिटरी पैड मिलता है। तो बच्चियों के लिए बहुत बड़ी मतलब सुविधा है, क्योंकि उससे तो पहले हेल्थ इशू की जैसे बहुत मौत होती थी ना। हाँ। सो टू डिक्रीज दैट और हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम ना आए और सब इस पे अवेयर हो कि जो कपड़े वगैरह यूज करते थे उससे सैनिटरी पैड पे आए, तो क्या कर सकते कि इसको इकोनॉमिकली भी सस्ता बनाया जाए। जो जन औषधि केंद्र है उसमें जेनेरिक दवाएं मिलती है। तो जेनेरिक जो दवाएं होती है ना, वो दूसरी दवाइयों से बहुत ही सस्ती होती है। तो ये भी एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बचत है, उनके लिए, उनकी इनकम से। मेक सेंस। तो ऐसी काफी सारी योजनाएं हैं। जैसे मैं ड्रॉप आउट रेशियो की स्कूल से बात करूँ, तो पहले क्या होता था कि ड्रॉप आउट रेशियो में मतलब बच्चियाँ जो थी ना, वो प्राइमरी एजुकेशन के बाद ड्रॉप आउट हो जाती थी एजुकेशन स्ट्रीम से। उसके लिए भी सरकार ने सोचा। उसके 2 मेन रीज़न थे। जो लड़का और लड़की के अलग टॉयलेट्स बने हर एक स्कूल में, पूरे देश में, ये कंपलसरी हो गया। तो उसमें क्या हो गया कि जो एक मेंस्ट्रुएशन एज पे बच्ची पहुंचती है, तब ऐसा हो जाता है कि अब स्कूल में कैसे मैनेज करेंगे। तो स्कूल में आप देखें तो सैनिटरी पैड है बच्चियों के टॉयलेट में, जो मेल और फीमेल के अलग टॉयलेट बन गए, गर्ल्स बॉयज़ के। तो इससे ना बहुत बड़ा मतलब ये जो स्टेप था, उससे जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसमें सीधी गिरावट आ गई। और एजुकेशन लेवल पे लड़कियों के उसमें बहुत बड़ा बूस्ट आ गया। तो ऐसे कई सारे स्टेप है जो सरकार ने लिए हैं। इनफैक्ट मैंने ये राइट पॉलिटिक्स एट द राइट टाइम वर्ड सुना है, तो आप इसका मतलब बता सकते हैं और इससे महिलाओं में क्या सुधार आया है? देखिए, राइट पॉलिटिक्स एट अ राइट टाइम मतलब यही मैंने पहले भी बोला कि राजनीति का बहुत सही उपयोग भी हो सकता है, ठीक है। और सीधा सीधा जो मोदी सरकार है ना, उन्होंने सीधा सीधा जैसे जैसे विपक्ष ने सालों साल किया है कि हाँ थोड़ा कुछ बहुत बांट दो, उस तरह की राजनीति या पॉलिसी नहीं अपनाई है। जो मोदी सरकार है, आप पॉलिसी एनालिसिस करें तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी देश में लाई है जो लोगों को और परिवार को आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ रिलायंट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है कि ऐसी पॉलिसी मतलब सीधा सीधा दे दो। वो विपक्ष ने जो किया है कि चुनाव आ रहा है, लोगों को अच्छा लगे इसलिए कुछ दे दो, ये जो चीज है ना, वो बहुत सालों तक और आगे जाके देश को बहुत बड़े उसमें हार्म करती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे अब मोदी सरकार देखे तो ऐसी पॉलिसी आई है कि देश आत्मनिर्भर बने। जैसे मैं महिलाओं की बात कर लूँ कि जो पैसे वाले लोग होते हैं या फिर जो फैमिली बिजनेस है, उनके पास तो बिजनेस है या बिजनेस करने के लिए रकम है, ठीक है। अब एक ऐसी महिला है या ऐसा युवा है जिसे अपना खुद का कुछ छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो वो जाता है बैंक में लोन मांगने के लिए। अब बैंक में जब आप लोन मांगते हो तो उसकी गारंटी कुछ आपको देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये कैसी योजना शुरू हुई जिसमें बैंक से ऐसे स्टार्टअप या अपना कुछ करने के लिए आपको बिना किसी गारंटी पे लोन मिलती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें करोड़ों लाभार्थी है और इसमें बहुत सारे महिला लाभार्थी है। तो इसमें अब गांव-गांव में देखे तो छोटे छोटे राशन की दुकानें हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत अच्छे, मतलब हम जब जाते हैं फील्ड वर्क में तो हमें गर्व होता है कि ये मुद्रा योजना से कितने सारे महिलाएं हैं जो अपने पैरों पे खड़ी है, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है उसके बाद। और सिर्फ वही महिला नहीं, पर वो महिला अपना खुद का जो शुरू करती है बिजनेस, उससे दूसरी महिलाओं को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सही बात है। तो मतलब खुद तो उन्होंने अपने पैर पे खड़े हो गए और दूसरी महिलाओं का भी हैंड होल्डिंग हो जाता है। तो हमारा ऐसा कोई रिजर्वेशन है विमेन का पॉलिटिक्स में कि इतना % विमेन पॉलिटिक्स में होने ही चाहिए, ऐसा कुछ होता है? देखिए, जो आरक्षण की बात आप करें, तो जैसे आपको पता होगा कि नए संसद की जो शुरुआत है, तो नए संसद की शुरुआत ही इतने अच्छे एक बिल से हुई जिसे कहते नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये जो बिल है, ये महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल है, जिसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें महिलाओं का 33% का आरक्षण तय है। और स्टेट वाइज
पूरे देश में, ओके पूरे देश में हर स्टेट में विधानसभा और अच्छा लोकसभा में विधानसभा लोग 33% का रिजर्वेशन हो गया। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसकी मैं बात करूँ तो सालों से महिलाओं ने जो संघर्ष किया है राजनीतिक फील्ड में, वो संघर्ष का अंत इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम से आया है। और नए संसद की शुरुआती उससे हुई, मतलब मैं तो वो देख के ही मेरे तो I got goosebumps, witnessing this historical bill for women। हाँ और सालों से कितने प्रधानमंत्री आए इस देश में, जो विपक्ष है कांग्रेस की जब सरकार थी तब उन्हें भी चांस मिला था, राज्यसभा में पास हो गया था, पर उन्होंने लोकसभा में ये बिल ही नहीं रखा। तो सबके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि महिलाओं के लिए ये किया जाए, पर फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए समझा, उनके संघर्ष को समझा और उनके संघर्ष और मुश्किलों का कैसे अंत आए, तो ये बिल पास हुआ। और ये जो बिल है ना, ये बहुत ही हिस्टोरिक है। आज हम ये हिस्ट्री विटनेस कर रहे हैं, आगे जाके आप देखना पूरी दुनिया जो है वो देखेगी कि इंडिया में विमेन लेड डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि महिला ही महिलाओं की लीडर बन के उनके लिए कैसे एम्पावरिंग चीज़ें करे। बट आपको ऐसा फील होता है विमेन यूनाइटेड है इंडिया में? देखिए, मैं महिलाओं के बारे में ये जानती हूँ कि एक महिला ही है जो परिवार को जोड़ के रखती है। मैंने देखा है, हमारी माँ है, आप देखिए परिवार को कौन जोड़ के रखता है? महिला। तो जो परिवार को जोड़ के रख सकते हैं वो खुद तो जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में कुछ मुश्किल है तो आप पहले ही अपनी फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, बात करेंगे। तो हम अपनी मुश्किलें शेयर करते हैं, हम अपनी खुशियाँ भी शेयर करते हैं। वी लव टू टॉक टू ईच अदर एज अ वुमेन, राइट? वी लव टू शेयर दैट। पर मुझे लगता है कि हम एक तो है ही महिला की तरह से, पर शायद हैंड होल्डिंग ज़्यादा हो सकता है, मेंटोरिंग ज़्यादा हो सकता है। आज अगर आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल जाके कोई यंग लड़की है जिसे पॉडकास्ट या इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आप उसे जो मेंटोरशिप दे सकते हैं वो शायद वो अपने आप में उसे सीखने में वक्त लग जाएगा। सही बात है। तो अभी क्योंकि गवर्नमेंट हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है, देश इतना गति से आगे बढ़ रहा है, तो एक महिलाओं को ये समझना है कि जो भी फील्ड में उन्हें जो अनुभव है वो यंगस्टर्स के साथ शेयर करे, उनका हैंड होल्डिंग करे, उनका मेंटोरिंग करे, और वो भी इस फील्ड में कैसे आगे आ सकते हैं उसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। हाँ नहीं, वो तो बहुत ज़रूरी है। एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब अब हमारा वक्त आया है तो उस वक्त को हम सब साथ में कैसे आगे। नहीं, आप जिस तरीके से बोल रहे हो उससे पता चल रहा है कि हाउ हैप्पी यू आर। मतलब एक पैशन, एक अगर मैं सब चीज को साइड रखे, बट बहुत खुशी है आप में कि जो चीजें हो रही हैं यू आर हैप्पी विद वेयर our country is going, and when it comes to women also कितनी चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो एक पता चल रहा है आपकी वाइब से। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड हाउ इट्स गोइंग टू गो? देखिए, ये जो इलेक्शन है ना, लोकसभा 2024 का इलेक्शन, ये इलेक्शन है कि जो विकास है ना, विकास पे जनता का विश्वास, उसकी जीत होने जा रही है। और ये जो विश्वास है ना, वो मोदी जी की गारंटी की वजह से है कि जो मोदी जी ने 2014 में जो वादे किए, 2019 में जो वादे किए, वो सारे ही वादे, कमिटमेंट, जो मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस होते हैं वो निभाए हैं, और बाखुदी ऐसे निभाए हैं कि जैसे हम कहें कि मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा था कि हम इतनी 220 करोड़ वैक्सीन फ्री देंगे, ठीक है? तो ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, ये वी आर वेरी फॉर्च्यूनेट। ये एक ऐसे लीडर है जो देश की ज़रूरत अपने आप समझते हैं और उसका हल बहुत अच्छे से आए, और देश आगे बढ़ने की जो गति है वो कहीं रुके नहीं, उसको लेके चलते हैं। तो ज़रूर, मतलब लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसमें कोई सवाल ही नहीं है। लोगों को मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी की गारंटी है कि हम आगे जाने वाले हैं, देश आगे बढ़ रहा है। तो मुझे तो इसमें कोई चुनौती या कुछ लग नहीं रहा है, और मुझे तो लग रहा है तीसरी बार मोदी सरकार ज़रूर बनेगी। वाह! तो आपको क्या लग रहा है कौन सी की इवेंट्स हैं जिस पे इस साल सरकार, मतलब इस साल या सरकार वैसे ही फोकस करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता भी है ना, वो आपको सिर्फ चुनाव में नहीं दिखेगा, वो आपको हमेशा ज़मीनी स्तर पे लोगों के बीच में दिखेगा। चाहे वो कोरोना की परिस्थिति हो,
चाहे कहीं पे कुछ कुदरती कुछ आफत आई है वो हो, चाहे लोगों को कुछ भी ज़रूरत हो, चाहे सोशल अवेयरनेस की बात हो या योजनाएं नीचे उतारने की बात हो, तो हमारे लिए ना हम इलेक्शन में एक्टिव हो ऐसे हम काम नहीं करते। जैसे विपक्ष में ऐसा है कि जब चुनाव होते वो बाहर आ जाते, सबसे मिलते हैं, यात्राएं करते हैं। हमारे लिए वो नहीं है, हमारे लिए हमेशा हम जनता की सेवा में हैं। तो चुनाव मतलब ऐसा है कि एग्ज़ाम होती है, जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ा होता है ना, उसे एग्ज़ाम के दिन पे उतना ही पढ़ना होता है जितना रोज़ पढ़ते हैं। हाँ। और जो बच्चे होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते, उसे लास्ट दिन पे बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ। तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए वही विचारधारा पे काम करते हैं। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना अच्छा काम करके लोगों के बीच में है कि हमें तो सिर्फ उनकी बात ही करनी है, बाकी लोगों को मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा है। बट कुछ दिख रहा है आपको, कोई चुनौती या कुछ प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं या आने वाली हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? मुझे प्रॉब्लम और चुनौती मुझे विपक्ष के लिए ज्यादा दिख रहे हैं टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि वो ना एक चुनावी राजनीति करते हैं। लोगों की समझ नहीं है, वो एक मतलब लोकतंत्र की बात करते हैं पर खुद एक वंश तंत्र चलाते हैं। तो मुझे उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती लग रही है। बट अपोजिशन अभी जैसे अगर आप बात करो तो ये भी बोलते हैं कि राम मंदिर जो बनवाया है वो पॉलिटिकल मूव है और पॉलिटिकल एजेंडा है, वोट इलेक्शन के में वोट लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है उसमें? देखिए, राम मंदिर की जो बात है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 500 सालों से ये सवाल, ये मुद्दा चलता आया है। कितनी सारी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री बने, सबको मौका मिला कि इसका कुछ हल निकाला जाए, पर ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण का जो वादा किया था वो निभाया, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये हुआ है। ठीक है, मतलब जो कायदे से जो होना चाहिए उस तरह से हुआ है। राम मंदिर की बात करें तो सालों से ये जो चलता आया मुद्दा है, उसमें ऐसा है कि भारत के जो सांस्कृतिक जो और धार्मिक जो आस्था कहते हैं, तो ये भारत की आस्था का प्रतीक है। ठीक है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, इसको विपक्ष ने राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाया है। ठीक है, ये भारत के लोगों की, मतलब करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक ये राम मंदिर है। और भारत जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का देश नहीं है। यहाँ पे जो हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक जो हमारी विरासत है, वो विरासत आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। तो वही कारण है कि तीर्थ स्थानों और मंदिरों का भी जो विकास होना चाहिए वो विकास हो रहा है। सरकारें सारे सेक्टर में काम कर रही है। सरकार, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सब बन रहा है। पर जो ये राम मंदिर है, ये अयोध्या में राम मंदिर, ये भारत की आस्था का प्रतीक है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। और मोदी जी ने करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान दिया है। और अभी आपको लग रहा है आगे, और आई थिंक काशी की भी बात चल रही है, तो आगे और भी बड़े बड़े लेवल पे मंदिर बनेंगे। और देखिए, काशी में तो जो विश्वनाथ जो कॉरिडोर है वो है ही। इसमें ऐसी बात है कि जो जिसका हक है उसकी बात है, और ये सब कोर्ट के कायदे से, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो होना चाहिए वो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर, आप देखें तो हर सेक्टर में हमें जो डेवलपमेंट करना चाहिए वो सरकार सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के साथ, बिना करप्शन के ये किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। इसको विपक्ष पॉलिटिकल बना रहा है, क्योंकि सालों साल से जो मुद्दा था, जो कोई हल नहीं कर सकते, वो अभी मोदी सरकार के उसमें टर्म में हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी, तब भी उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर का निर्माण था, और जब उनकी 303 सीट आई, तब भी उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर का निर्माण था। और ये वादा जो लोगों को, उनकी आस्थाओं को सम्मान देते हुए तब किया था, जब हमने कई स्टेट की सरकारें भी घुमा दी है इस मुद्दे में। क्यों? क्योंकि लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। तो जो विचारधारा है वो लोगों के लिए है, जो सत्ता है वो लोगों की सेवा के लिए है। इस विचारधारा को सम्मान देते हुए राम मंदिर का निर्माण हुआ है। नहीं, बट वेव तो क्रिएट हुई है जिस दिन स्थापना हुई है।
आई मीन आई थिंक सब इंसान जो ना नहीं पहुंच पाए थे सब टीवी पे ही थे, हर इंसान ने देखा है, तो एक वेव जो होती है वो तो डेफिनेटली क्रिएट हुई है, सो दैट इज देयर एब्सोल्युटली, फॉर मतलब श्योर। एक कहते हैं ना कि लोगों को जोड़ने का वो एक अवसर बन गया। हमने जैसे दिया जला के शाम को हमने दिवाली की तरह सबने मनाया है हाँ और पूरा देश उससे जुड़ा था। ये कोई इसमें ऐसा है कि कोई एक धर्म की बात नहीं है, ये पूरे देश की इसके Yeah. साथ जो जुड़े हुए हैं, ये भारत का प्रतीक है। क्योंकि भारत में जो लोग हैं, हम धर्म में विश्वास करते हैं, हम आध्यात्म में मानते हैं, तो ये एक हमारी ऐसी विरासत है और इस विरासत को भारत का हर एक नागरिक मानता है और उसको सम्मान देके जब राम मंदिर जी का निर्माण होता है तो अपने आप में हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है 100%। और ये देश को जोड़ने वाली बात है। 100%। तो आपने जैसे और सेक्टर्स की भी बात करी, तो अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया अभी एक इंटरनेशनल स्तर पे कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे? देखिए, इंडिया इंटरनेशनल स्तर पे कहाँ पे है ना, उसका बहुत बड़ा उदाहरण हमने देखा लास्ट ईयर। वीवर हम G20 जो समिट है, जो G20 संगठन है वो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली देशों का संगठन है। उसकी हमने लास्ट ईयर अध्यक्षता की है भारत ने। तो हमारा जो नेतृत्व है, मोदी जी है, उस पे ग्लोबली सारे लीडर्स और देश को कितना बड़ा विश्वास है, वो G20 समिट में हमें खुद ही देखने को मिल गया कि हम दुनिया में कहाँ हैं। हम दुनिया में आज देखें तो विश्व गुरु की तरह हमें सराहा जाता है, हमारे नेतृत्व को सराहा जाता है। हमारे देश में जो विकास हुआ है उसकी तारीफ बड़े बड़े लीडर्स जो है, अलग अलग कंट्री के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और G20 में हमने देखा कि कितने देशों से कितने प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रतिनिधि, बहुत सारे लोग आए। उन्होंने इंडिया का जो विकास हुआ है वो देखा। और इससे क्या होता है, एक इनडायरेक्ट चीज़ है, हमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसकी जो गति है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़े तरीके से बढ़ जाएगी। तो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ आएंगे, नेशनल मल्टी नेशनल के जो भी हेड्स होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। तो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि हम दुनिया में कहाँ हैं। और पहले का आप समय याद करें, कोई इंटरनेशनल समिट होती थी तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को तस्वीर में ढूंढना पड़ता था। आज हम देखें तो मोदी जी ने ऐसा नेतृत्व किया है और एक ऐसा भारत को विकास करके एक ऐसा मॉडल पूरे देश को रखा है। कोरोना में भी आप देखें तो हमने 220 करोड़ वैक्सीन हमारे देश में फ्री दी, सारा कोरोना का मैनेजमेंट किया, इकोनॉमी को कम से कम नुकसान हो वैसे हमने मैनेजमेंट किया, पर उसके साथ साथ हमने कई देशों को वैक्सीन सप्लाई की है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। जो एक जमाना था जब हम किसी और पे डिपेंडेंट थे, आज देखे तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर पूरी गति से बढ़ रहा है। तो हम विश्व में कहाँ है, ये सारी चीजें ही हमें बताता है कि विश्व आज, हमें ये बात तो तय है कि आज विश्व भारत को एक अलग ही नजरिए से देखता है। और भारत जो एक कंज्यूमर मार्केट की तरह जाना जाता था, वो आज बहुत ही पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग और मतलब एक ऐसा इम्पोर्टेंट मार्केट के जहाँ पे हम हमारी ट्रेडिंग के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं, हम ऐसी फॉरेन पॉलिसीज बना रहे हैं जो हमारे देश के लिए फायदा हो। मेड इन इंडिया जैसा जो मूवमेंट है, हाँ, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले, हमें कम से कम इम्पोर्ट करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, उसके ऊपर काम हो रहा है। और ये सारी चीज़ें, सारी पॉलिसी है जो बहुत अच्छी है या बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रूव हुई है। वो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के समय पे हमारी जो इकोनॉमी है वो 10th रैंक पे थी, आज विश्व में हमारी जो इकोनॉमी है वो 5th रैंक पे है, 5वें स्थान पे है। और बहुत ही जल्दी मोदी जी ने वादा किया है और उनकी गारंटी है कि बहुत ही जल्दी उनकी 3rd जो टर्म है एज प्रधानमंत्री, तो उनकी टर्म में हम इकोनॉमी में 3रे स्थान पर पहुंचेंगे ही। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो नंबर्स है ये सब भी हमें प्रूव कर रहे हैं। मैं वही देख रही थी, आपने एक बिना झिझक ये चीज बोली है कि 3रे नंबर पे पहुंचेंगे ही, मतलब इट्स लाइक अ कमिटमेंट, बिना झिझक आपने बोला है। सो दैट्स इनक्रेडिबल। देखिए, जनता ने मोदी जी का काम देखा है, जनता को उन पे बहुत विश्वास है। हम तो कार्यकर्ता की और हम उनके काम लोगों तक और भी पहुंचे उसके ऊपर कार्यरत है। तो ये जो आत्मविश्वास है ना, वो उसके ऊपर आता है कि मोदी जी ने इतना अच्छा लोगों के लिए काम किया है, इतना अच्छा देश के लिए काम किया है
कि मतलब उनकी ही गारंटी है जो भारत में चलती है। और हाँ वही बात है कि हमें इतना आत्मविश्वास है कि तीसरी टर्म हाँ फिर से तीसरी बार मोदी सरकार ही आएगी। आएगी। तो ये जो कैपिटल और स्टॉक मार्केट में इतना ऊंचाई पे पहुंचा है, आपको लगता है उसमें भी पॉलिटिक्स या हमारी इकोनॉमी से काफी इम्पैक्ट पड़ा है? उस वो एक मोदी जी भी एक रीजन है इसमें इतना ऊपर देखिए, पहुंचने में? एब्सोल्युटली किसी भी देश की इकोनॉमिक या सोशल जो डेवलपमेंट है वो हाँ उस देश में जो सरकार है है उसकी जो पॉलिसीज है उसके ऊपर निर्भर रहती है। आज स्टॉक मार्केट में आप देखें तो मतलब ईज ऑफ जो बिजनेस होता है उसकी जो पॉलिसीज होती है वो हमारे देश में कितनी अच्छी है। आज एक स्टार्टअप करना हो किसी को या कोई अपना बिजनेस शुरू करना हो तो उसके लिए कितनी सारी पॉलिसीज है। एमएसएमई ग्रो करे उसके लिए कितनी सारी पॉलिसीज सब्सिडीज है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो आज जब सरकार बिजनेस को और बिजनेस ओनर्स को इतने अच्छे से सपोर्ट कर रही है विद इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, तो मतलब इट इज़ वेरी इंटर रिलेटेड कि जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और पॉलिसीज मिल रहा है तो बिजनेस ग्रो करेंगे। और हमारे मतलब ये है ना कि भारतीयों में तो बिजनेस एक खून में है हमारे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये। तो अगर हमें सरकार इतना अच्छा सपोर्ट करे और हम इतना अच्छा ये स्किल हम में है ही तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट है या इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से बूस्ट करेगी। और वही कारण है। और आप देखें कोरोना टाइम का ये सब नंबर्स है कि कोरोना टाइम से लेके उसके बाद से मतलब मैक्सिमम विमेन है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ओह किया है। वाओ, तो वो भी अपने आप में एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब पॉलिसी एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिल रहा है सभी सेक्टर में कि वो जो भी सेक्टर है जिसमें लोग काम करते हैं वो ग्रो हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है। बट इसमें मैं एक चीज़ पूछूंगी, जो जनरली लोग बोलते हैं कि मोदी जी जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत आगे का फ्यूचरिस्टिक ऑफ कोर्स सोच के लेते हैं, जिसका हमें अभी ऑफ कोर्स 10 साल में दिख रहा है। बट उसमें कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जैसे डिमोनेटाइजेशन आ गया, जीएसटी आ गया, तो उसमें शॉर्ट टर्म में जो प्लान्स है तो शॉर्ट टर्म में लोगों को बहुत परेशानी होती है। सो उस पर आप क्या बोलोगे? क्योंकि ये चीज़ बहुत एक बीच पे बार बार उठाई जाती है, तो उस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, फिर से मैं कहती हूँ कि लोग जो है ना, लोग इन सबके साथ है, लोग समझते हैं। सालों से जो भ्रष्टाचार है, जो ब्लैक मनी है, उसे हटाने का जो वादा मोदी जी ने किया था, जिसकी वजह से डीमोनेटाइजेशन जैसा स्टेप लिया, ठीक है, लोग समझते हैं कि मोदी जी ने वादा किया था वो निभा रहे हैं। हाँ, कुछ प्रोसीजर में लोगों को कई बार कुछ मुश्किल आती है, वो प्रोसीजर समझे, उसमें सिस्टम में जुड़े, पर मुझे लगता है लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये जो मिडिल क्लास है या सामान्य परिवार है उनको ऊपर उठाने का ये प्रयास है। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है या काला पैसा है उनको चिंता करने की जरूरत है इस सब चीजों से। तो लोग ये बहुत अच्छे से समझते हैं। उसके बाद जीएसटी की भी बात करें तो वो भी एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, टैक्स स्ट्रक्चर है। आज आप देखें तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज से कितना बड़ा जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, जिससे देश में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो ये सब एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को आगे ले जाने के स्टेप है जो जनता बहुत अच्छे से समझती है। और वही कारण है कि आज हम 5वें स्थान पे और भी आगे जा रहे हैं। दूसरा, मैं अगर विजनरी एक जो लॉन्ग टर्म विजन की बात करें मोदी जी की, तो वो है विकसित भारत संकल्प 2047। तो हमारी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री, मतलब हम आज डेवलपिंग है, उससे विकसित मतलब डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाना, ये भी एक लॉन्ग टर्म विजन है उनका, जिसकी नींव आज उन्होंने रख दी। तो कोई भी देश में जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं वो सालों की प्रक्रिया होते हैं। और हम सब ने देखा ही है 60-70 इयर्स से जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने जो लॉन्ग टर्म विजन बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। एक शॉर्ट टर्म इलेक्शन ओरिएंटेड सरकार रही है। वही वजह है कि 2014 से लेके 19 तक वो जो सब गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में काफ़ी समय लगा। उसके बाद आज जो स्पीड हुई है भारत के विकास की, ये बहुत अच्छी स्पीड से हम आगे जा रहे हैं। और यही लॉन्ग टर्म विजन, मतलब आप देखिए आज हमारी नींव है, आज हम उस पे काम कर रहे हैं जो 2047 में एक डेवलप्ड नेशन को जो चाहिए डेवलप्ड नेशन बनने के लिए, उस पे आज देश उस पे काम कर रहा है, सरकार उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग कर रही है। बट जैसे मेरे को एक चीज़ पूछनी है, ये अब भी एकदम आया मेरे दिमाग में कि यूथ के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, बट मेरे को सीनियर सिटीजन्स के बारे में भी पूछना है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स की बात करो तो
क्योंकि कहीं-कहीं की पेंशन एक टाइम के बाद अभी बंद होने लग गई है। तो उस चीज़ पे उनके लिए फिर क्या किया जा रहा है अभी? देखिए, हर एक सेक्टर के लिए योजना है। आप देखें तो वृद्ध पेंशन योजना भी है। हाँ। मतलब जो बहुत गरीब परिवार है उसके वहाँ पे वृद्ध जो है हाँ। उसको भी 750 से लेके 1200 तक का पेंशन रहता है। वो पेंशन मिलता है। ठीक है। एक विधवा सहाय योजना है जिसमें जो विडो होते हैं उनको सीधा उनके अकाउंट में 1250 का पेंशन मिलता है। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। और जो आप पेंशन की बात करें, जो नौकरी के बाद जो पेंशन वगैरह है, वो आप देखें पहले का समय याद करें, कितने धक्के खाने पड़ते थे, कितना पेपर वर्क रहता था, कितने मिडल मैन का रोल रहता था, तब जाके कहीं किसी वृद्ध के हाथ में पेंशन आता था। आज आप देखिए डिजिटल जो क्रांति कहते हैं हमारे देश में, कि उनको मतलब डिजिटली ही सारा सब कुछ मिल रहा है। उन्हें साल में एक ही बार जाना पड़ता है साइन करने के लिए। सही बात है। तो ये अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी एक स्टेप है। रियल एस्टेट में कितना सुधार आ रहा है, अब हर चीज़ डिजिटली मैप होने वाली है, तो उससे आई थिंक आगे जाके जो ज़मीन के झगड़े होते हैं फैमिलीज़ में, ये सारी बहुत चीज़ें जो है वो सुधर सकती हैं। एब्सोल्युटली, मतलब हर एक व्यक्ति यही चाहेगा, हर परिवार के जितनी मेहनत से उन्होंने जो पैसे कमाए हैं वो जहाँ पे भी इन्वेस्ट करे या वो जहाँ पे भी डाले वो बहुत ही सुरक्षा वाली जगह हो और उनकी जो भी राशि है वो बहुत अच्छे से सुरक्षित रहे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी और सरकार बहुत अच्छे से निभाती है कि हर किसी व्यक्ति का जो उनका खुद का हक है वो उनके हक उनके पास रहे, उन्हें वो चीज़ मिले ही मिले। जैसे लाभार्थी भी रहते हैं, तो लाभार्थी भी ऐसा नहीं है, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप पेपर वर्क जो भी है बहुत ही कम पेपर वर्क रहता है, वो ऑनलाइन सबमिशंस रहता है उसका, वो आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उसमें आपको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जो पहले के जमाने में था कि हाँ हमें सरकार में कोई जानता है तो ये मिलेगा, ये सबको मिटा दिया और सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में वो राशि आए। जैसे हम किसानों की बात करें तो करोड़ों छोटे छोटे किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उससे मिला है, जो उनका रहता है राशि सीधे उनके अकाउंट में आता है। और इसमें कई सारे महिला खेडूत भी है, तो ये भी एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप काम की तरह देखें तो स्वच्छ भारत अभियान देख लीजिए। सालों पहले याद कीजिए, हमारे वहाँ NRI आते थे, फॉरेनर्स आते थे, वो हमें कैसे फील करवाते थे कि हमारा देश है कितना गंदा है, कितनी गंदगी है चारों ओर। ठीक है, हमें मतलब सर झुकाना पड़ता था। 2014 में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू तो किया और उसके साथ ही एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद झाड़ू लेके सफाई शुरू की। तो ये ऐसी लीडरशिप, ये अपने आप में मतलब आज आप देखें तो स्वच्छ भारत अभियान सरकार तक सीमित नहीं है, वो एक जन आंदोलन बन गया है। लोग जुड़े हैं उससे और चाहते कि अपनी ऑफिस, अपना घर, अपने घर के बाहर का एरिया सब कुछ बहुत अच्छे से स्वच्छ रखे। तो कैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए ये अलग अलग अभियान को जन आंदोलन बना देना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गुजरात का आपको क्या दिख रहा है आगे, मतलब क्योंकि अब आप देखो वाइब्रेंट समिट, गिफ्ट सिटी, ओलंपिक्स आने की बात हो रही है, मतलब कितना कुछ हो रहा है गुजरात में। तो आपको गुजरात का अगर मैं पूछूं अगले 10 साल में क्या फ्यूचर होगा तो आप क्या बोलोगे? देखिए, गुजरात तो मैं कहूँगी कि बहुत ही फॉर्च्यूनेट स्टेट रहा है। आप देखें कि मोदी जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे उस कार्यकाल में उनकी जो एक विजनरी स्किल कहते हैं ना, वो देखिए 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट ग्लोबल समिट की शुरुआत की, जिसमें मतलब विश्व से अलग अलग इन्वेस्टर्स बुलाए, उनको बताया कि गुजरात का कैसे हम विकास कर रहे हैं, गुजरात में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, काफ़ी सारी कंपनी अलग अलग राज्यों से आई जिन्होंने हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आप गुजरात में याद करें, जब हम शायद बहुत छोटे थे तब हम याद करें तो लाइट चली जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थे गांव-गांव में। आज आप देखिए तो उस समय मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक योजना शुरू की थी, ज्योतिर्ग्राम योजना। शायद अभी तो लोगों को उनका नाम, ये योजना नहीं पता होगी। तो ये ज्योतिर्ग्राम योजना है, वही एक कारण है कि आज क्यों गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये जो उन्होंने नींव तब से रखी है हमारे स्टेट की, और आज देखें
तो भारत में जो हमारे देश का जीडीपी है उसमें 8.2% जीडीपी का जो शेयर है वो गुजरात दे रहा है देश को। तो जो गुजरात है वो औद्योगिक तरीके से और आर्थिक तरीके से केंद्र बन चुका है, एक मॉडल बन चुका है। और ये मॉडल ऐसा है जो देख के ये वाइब्रेंट समिट और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना है, ये सब जो मॉडल है वो काफ़ी सारे स्टेट ने अपनाया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और गुजरात में देखे तो गिफ्ट सिटी देखिए, मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और उसको एक फाइनेंशियल हब बनाया गया है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज आए हैं, फॉरेन बैंक आए हैं, उसमें अलग अलग ऐसी पॉलिसी और लॉ एंड ऑर्डर है जिससे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स है, जैसे धौलेरा है, वो एक ग्रीन फील्ड औद्योगिक पार्क बनेगा। जैसे ऑटोमोबाइल पार्क है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है मांडल बेचरा जी के पास। तो वहाँ पे सुजुकी है, टोयोटा है, काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल की कंपनीज है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, अपने प्लांट लगाए हैं। तो गुजरात में बहुत सारे डेवलपमेंट स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में, आप दहेज में देखे तो पेट्रोलियम केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स के सारे इन्वेस्टमेंट रीजन वहाँ पे बना है। तो ऐसे काफ़ी सारे रीजन है। कच्छ की बात करें तो 30,000 मेगावाट का एक विंड सोलर हाइब्रिड पार्क बनाया है। तो ये अपने आप में मतलब बहुत ही हम फ्यूचरिस्टिक चल रहे हैं कि कैसे हम सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पे जाए, कैसे हम ग्रीन एनर्जी को यूज़ करके एक हमारी जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करें और कैसे हम बेस्ट इकोनॉमिक स्टेट की तरह उभर के आए हमारे देश में। तो गुजरात हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फॉर्चुनेट विद द बेस्ट ऑफ द लीडरशिप। चाहे वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, जब वो मुख्यमंत्री जी थे, गुजरात हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फॉर्चुनेट विद द लीडरशिप। वो तो है। इवन मेरे को विकसित भारत का भी बात करना है, क्योंकि जैसे उन्होंने 4 पिलर्स रखे हैं व्हेन इट कम्स टू विकसित भारत ऑल्सो, कि युवा, विमेन एंड किसान एंड गरीब। तो पहले तो मुझे ये 4 क्यों एंड विकसित भारत योजना का उद्देश्य क्या है, मुझे एक ही आपसे और पूछना था। देखिए, विकसित भारत जो संकल्प है हमारे देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाना, ये संकल्प जो है ना, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए इसके लिए। और वो जो प्लानिंग और पॉलिसी है वो मोदी सरकार ने उसकी नींव रख दी है। और इस जो अभी बजट आया इंटरिम, उसमें इस नींव को कैसे मजबूत किया गया है वो भी हमने देखा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत आपने सही कहा, जो कहा है कि 4 मेरे लिए मुख्य जाति है, जो किसान है, गरीब है, युवा है और महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि समाज की ये जो वर्ग है, इन्हें अगर पॉलिसी से अलग अलग उनको एक सपोर्ट दिया जाए तो ये 4 ऐसे वर्ग है जो हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका कर सकते हैं। और दूसरा भी एक है, जो सालों से ये जो मतलब चुनाव ओरिएंटेड जो जातिवाद चल रहा है, मतलब उसके भी आप देखिए, आप प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य देखिए, देश को कैसे जोड़ना है, उनका एक मतलब उनके एक विचार देखिए कि उनके लिए जाति क्या है, ऐसा समुदाय इसको ज्यादा से ज्यादा एक सपोर्ट की जरूरत है और कैसे सरकार उनको सपोर्ट कर सकती है। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि मेरे लिए 4 जाति है, ये जाति है उनके और लिए। जैसे मैं चारों की बात करूं, जैसे किसान की बात करें तो किसान सम्मान निधि योजना से करोड़ों किसान जुड़े हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आता है तो उन्हें मतलब जो फसल की शुरुआत जो होती है उसके लिए कहीं और से ब्याज पे पैसे ना लिए जाए, तो उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है कि वो अपना जो सर्कुलेशन है उसके आधार पे कर सके। उनके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड है। कई सारी योजनाएं जो किसानों के लिए है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रॉमिस भी की थी, कमिटमेंट किया था और आज तक वो निभाई है। वही कारण है कि जो किसान है ज्यादा से ज्यादा कर्जे से बाहर आके वो आत्मनिर्भर बन रहा है और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। आज आप देखिए, कई किसान है जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई किसान ऐसे भी है जो उनका जो प्रोडक्ट है उससे एंड प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, जैसे टमाटो है तो उससे टमाटो केचप बना के कैसे बेचा जाए उस पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो देश में जो अलग अलग पॉलिसी आई है, अवेयरनेस आई है, उसकी वजह से। आप इतना सब, इतनी पॉलिसीज, इतना इन्फॉर्मेशन कैसे याद रखते हो? मतलब आप इतनी योजनाएं हैं, इतनी पुरानी पुरानी योजनाएं आपको याद है, तो आप कैसे याद रखते हो ये सारी चीजें? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व,
उन्होंने ये संघर्ष करके ये काम किया है। तो सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेताएं हैं उन्होंने बहुत संघर्ष देखा है उन समय में। वो संघर्ष तो हम नहीं कर रहे, आज हम तो एक गोल्डन एरा में जी रहे हैं, ठीक है। पर जो संघर्ष से आज वो लोगों को दे रहे हैं, तो हमें भी एक ये जज्बा है, एक नीति है कि हम भी लोगों तक ही ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। तो अगर लीडर ही अवेयर नहीं है तो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो हमारा तो ये प्राथमिक फर्ज बनता है कि हम ये सब चीजें जाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। जैसे गरीब परिवार की बात करें तो गरीब परिवार की मुश्किलें मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, पर उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। जैसे गरीब परिवार में एक स्वच्छ पानी आना, जल जीवन मिशन जो है उससे 11 करोड़ से भी ज्यादा परिवार जुड़े हैं जिसके घर में आज नल से स्वच्छ पानी आ रहा है, बहुत बड़ी चीज है। 25 करोड़ से भी गरीब लोग गरीबी की रेखा से आज बाहर आए हैं। अभी इंटरिम जो बजट आया तभी ये आंकड़ा आया है बाहर। तो मतलब कितने करोड़ों लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो सरकार की बहुत बड़ी पॉलिसीज इसमें काम करती है। जब कोरोना जैसा बहुत ही मतलब कहते हैं एक डार्क फेज था हमारे लिए, तो तब लोगों को मतलब 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अन्न जो है, राशन जो है वो फ्री में मिलता है, क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये एक देश में होता है ना कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। तो ये गरीब परिवारों के लिए, गांव के परिवार के लिए अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है। समझ गई। आज प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो खुद का एक घर होना ये परिवारों का बहुत बड़ा सपना होता है। और आवास योजना से करोड़ों लोगों को घर मिला है, और उसमें 75% से भी ज्यादा जो घर है वो महिलाओं के नाम पे है। तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है, उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी है। हाँ, तो आपने, जैसे मैंने आपसे पूछा आप इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे रखते हो, मुझे ये भी जानना है कि अगर सपोज मैं हूँ या किसी को भी कोई योजना के बारे में जानना है, या कोई भी फील्ड में हो वो इंसान, और उसे ये जानना हो कि इस फील्ड में मेरे लिए कुछ गवर्नमेंट की योजना है जो मेरे काम आ सकती है, तो वो कैसे वहाँ तक पहुँच सकता है? देखिए, आज तो युवाओं के लिए अगर बात करें तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है। सारे न्यूज़पेपर्स भी हमें मोबाइल में के ऐप में मिल जाते हैं, अगर पढ़ने हैं तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। काफ़ी सारे ऐप है, जैसे मैं माई GOV करके माई गवर्नमेंट का ऐप है, तो उसकी वेबसाइट है, उसका ऐप है। सोशल मीडिया पे आप उनका पेज फॉलो कर सकते हो, उस पर सारी ही इन्फॉर्मेशन आती है कि सरकार क्या योजनाएं हैं, कौन से वर्ग के लिए ला रही है, कैसे एप्लीकेबल होगा। एक बहुत अच्छा तरीका है नमो ऐप का। तो मतलब ये कोई राजकीय पक्ष की ऐप नहीं है, ये है कि देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है उसकी भी बात है। तो नमो ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए, तो उसमें बहुत ही लेटेस्ट जो भी योजनाएं या पॉलिसी आई है या देश में जो भी हो रहा है वो आपको तुरंत जानने को मिल जाएगा। एक उमंग ऐप है, तो बहुत सारे ऐसी ऐप है। और गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, सारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, सब कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन रहता है। ये ऐसा है कि सरकार हर वर्ग के लिए, समाज के सारे ही वर्गों के लिए पॉलिसीज लाते हैं। अगर आपको कोई पॉलिसी या सब्सिडी के बारे में जानना है तो आप उसकी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाइए, आपके लिए भी ज़रूर कोई ना कोई पॉलिसी होगी। हाँ, वाह, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और अगर मैं आपसे, क्योंकि हमने विमेन पॉलिटिक्स एंड विमेन इन पॉलिटिक्स ये सब के बारे में बहुत बात की, और नारी सशक्तिकरण जो कर रही है हमारी बीजेपी गवर्नमेंट उसके बारे में बात की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी तीन योजना अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आप बता सकते हो जो हर नारी को पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं रूरल अर्बन, नो एनी बाइफर्केशन, एवरी विमेन शुड नो दीज 3 योजनाज ऑफ गवर्नमेंट विच आर मेंट फॉर देम, व्हाट विल दैट बी? देखिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, पर फिर भी टॉप 3 अगर मैं विमेन के लिए सोचूं तो मुझे लगता है एक हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, जिसमें पूरे फैमिली को एक मेडिकल इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है, ठीक है, 5 लाख का। और गुजरात में वो रकम 10 लाख है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी रकम देती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हर परिवार के लिए। और इसमें कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड। वो कार्ड से आपकी जो हॉस्पिटल की जो फीस होती है वो कैशलेस हो जाता है। ओह, तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट। तो इसमें बट कुछ है कि इतना सैलरी मिनिमम है उन लोगों के लिए है? हाँ, मतलब वो एक
जो सेगमेंट रहता है ना, Segment. इनकम का जो स्केल रहता है ना, हाँ। उनके लिए है, जो अच्छा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं परिवार को उसकी ज़रूरत है। समझ गए। तो जो एलिजिबिलिटी होती है, पर बहुत ही सिंपल, आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। और प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो है वो आपको काफ़ी सारे हॉस्पिटल के जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लोर होता है वहाँ से आपका निकल जाएगा, आपको अगर कार्ड निकलवाना है। और ये जो कार्ड है ये पूरे परिवार को मतलब इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेरी सब मतलब इसकी अगर अवेयरनेस हो लोगों में जो इलाज नहीं करा पाते बोल इस वजह से कि पैसे नहीं है, आई थिंक मतलब करोड़ों परिवार है। हाँ। आप देखें ना, गरीब ज़्यादा गरीब क्यों हो रहा था पहले? क्योंकि घर में ना कोई बड़ी बीमारी आ गई तो क्या करेंगे, अब इलाज तो करवाना ही है, लाखों रुपए चले जाते थे। तो ये हर परिवार को बहुत बड़ा सपोर्ट, और इससे करोड़ों गरीब परिवार के करोड़ों रुपए की बचत हुई है। सही बात है। उनको जन औषधि केंद्र से दवाई भी सस्ते में मिल जाती है। और पता है, अगर आपको बीमारी, जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कैसे होते हैं, आपको बीमारी डिटेक्ट हो फिर उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता। ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है उसमें अगर आपको पता चला कि आपको कोई कैंसर जैसी बीमारी या हार्ट की बीमारी है तो सरकार 24 घंटे में अर्जेंट में आपको वो कार्ड निकाल के देगी। बहुत अच्छी। अर्जेंट। ये तो मतलब मैं तो बोलती हूँ नॉर्मल जनता को भी ये चीज इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, कभी कोई दिखे तो उन्हें बताना चाहिए इसके बारे में। दिस इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। ये एक आयुष्मान योजना है जो मैं समझती हूँ महिलाओं को पता होना चाहिए। दूसरी जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है। ज़्यादातर जो गांव के लिए जो चूल्हे पे जैसे काम करते थे, खाना पकाते थे, तो उसको क्या था कि महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत बड़ा नुकसान होता था, तो उसको स्टॉप करके उज्ज्वला योजना आई है। उज्ज्वला योजना में करोड़ों परिवार में महिलाओं को गैस मिले हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर वो खाना पकाए, तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है महिलाओं के लिए। बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड जो है, जन औषधि केंद्र में 1 रुपये में 1 पैड मिलता है, तो आप ज़रूर से वो अवेल कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक योजना है, मातृ वंदना योजना, मतलब प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स है, उनको एक ऐसा राशन दिया जाता है जो उनके बच्चे के लिए बहुत ही पोषण युक्त है। तो ये राशन जो है वो सरकार देती है। तो ये भी योजना माल न्यूट्रिशन के लिए लड़ने में बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसका भी उपयोग और उसका भी लाभ लेना चाहिए। तो आपके आसपास अगर कोई प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर है, तो ऐसे परिवार को ज़रूर आप ये इन्फॉर्म कीजिए कि ये भी एक योजना है। और उनको ऐसे हर महीने जो राशन होता है जो उनका न्यूट्रिशन फुलफिल करे वो मिलता है। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं बात कर सकते, पर ये दीज आर द योजना विच विल कनेक्ट टू द हेल्थ ऑफ द विमेन। तो मैं सोचती हूँ कि उसका तो सबसे पहले प्रचार, और मैं बोलती हूँ जिसको ये अगर इस माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, 4 लोग भी 4 लोगों को बताएंगे ये चीज़, तो आई थिंक बहुत चेंज आ सकता है। उससे बहुत बड़ी जागरूकता आती है। सही बात, सही है। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कुछ लीडर्स के नाम बोलूँगी एंड अगर आप उनको 1 लाइनर में एक्सप्लेन करो तो आप कैसे करोगे? सो आई जस्ट आस्क यू। ओके, सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स माननीय नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जी के लिए तो किताबें भी लिखी जाए तो कम है, बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज़ अ ट्रूली विजनरी and a legendary leader who has worked relentlessly to transform the largest democracy into the most powerful democracy of the world, and with keeping the Indian cultural values intact. Wow. Okay, Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi ji is a classic example showing us today that politics is not just a family business which can be just inherited. श्रीमती सुषमा स्वराज। आदरणीय सुषमा स्वराज जी का स्मरण करें तो शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फीमेल पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री हैज एवर सीन, एंड विद ऑल द एबिलिटीज लाइक इंटेलेक्ट, लॉयल्टी, कंपैशन, फर्मनेस, इन अ ट्रिमेंडस ऑरेटर स्किल्स। मतलब आज भी मैं उनकी स्पीचेस सुनती हूँ तो इट इज स्टिल रेलेवेंट एट दिस टाइम, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। ट्रू। श्रीमती सोनिया गांधी। लोकतंत्र में वंशतंत्र से आई हुई पारिवारिक नेता। ओह माय गॉड। ओके, श्रीमती स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी इज़ एब्सोल्युटली माय पर्सनल फेवरेट, बट उनके लिए कहा जाए तो शी इज़ अ मॉडर्न डे
genius, powerful politician, and her crisp expression of her views shows a very strong intent to serve the people of this country. Very true, very true. Wow, amazing. I mean, very good conversation. I would say politics के बारे में is one thing, but बहुत कुछ जाना जो हमारी country कर रही है इस समय. Now to just shift the focus to a lighter conversation, my last segment, which is a happy hour segment, brought to you by our sponsors, Shade Brothers. Nice. So, उसमें मैं आपसे एक बहुत just focus on this, बहुत interesting है question. So it's like अगर आप किसी भी इंसान की लाइफ में देखोगे ना, so there are always 3 subjects. जो चीज़ ना उसको बॉदर कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, उसमें से एक रीज़न होगा उसकी परेशानी का. ईदर इट्स हेल्थ, ईदर इट्स वेल्थ और रिलेशनशिप्स. मतलब किसी की भी प्रॉब्लम ना इन्हीं 3 चक्करों में घूम रही होती है. सो आई वांट यू, मैं आपसे हर सेगमेंट में एक क्वेश्चन पूछूंगी और आप उस क्वेश्चन में कैसे अपने आप को डिटॉक्स करते हो, आप एक टिप अगर हमारे व्यूअर्स को दे सको. सो फर्स्ट इज हेल्थ. ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हेल्थ रिलेटेड जैसे स्ट्रेस इशूज, एंजाइटी एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसी कुछ भी अगर आपकी लाइफ में होता है तो हाउ डू यू डिटॉक्स योरसेल्फ फ्रॉम दैट? आई थिंक हेल्थ सेक्टर में मैं यही कहूँगी कि मैं रेगुलर तो कुछ नहीं कर पाती हूँ. इट इज़ ऑलवेज एन इंटेंट, मतलब एक मोटिवेशन भी चाहिए कि उस सेगमेंट में कुछ रेगुलर करना ही चाहिए. पर मुझे लगता है जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है जो मैं अपनाती हूँ वो योगा है एंड मेडिटेशन. सो मुझे लगता है उससे बहुत ही ओवरऑल एक हॉलिस्टिक हेल्दी फीलिंग आती है. और इट इज़ वेरी इजी, मतलब आप मैट लगा के कहीं पे भी एनी कॉर्नर ऑफ द हाउस, एनी आवर ऑफ द डे यू कैन परफॉर्म. तो मुझे लगता है योगा एंड मेडिटेशन इज़ अ फुल, मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ को बेनिफिट मिले ऐसी चीज़ है. तो हर किसी को ज़रूर अपनानी चाहिए. ट्रू, वेरी वेल सेड. अगर वेल्थ की बात करूँ तो हाउ डू यू डिटॉक्स योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दैट स्ट्रेस, यू नो कि आई वांट टू अर्न मोर एंड दिस इज नॉट इनफ वाला जो क्वेश्चन होता है ना, सो हाउ डू यू डिटॉक्स योरसेल्फ फ्रॉम दैट? ऑफ कोर्स, मतलब हम जहाँ भी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है एंड दैट ग्रोथ विल डेफिनेटली ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस. और इकोनॉमिकली मतलब जो फाइनेंस रहता है उसका स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा ही लगता है शायद. पर मुझे लगता है अगर सब कुछ समय पे किया जाए, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल थिंग्स के लिए, तो मुझे लगता है उसका स्ट्रेस कम आएगा. मतलब जो भी डेडलाइंस होती है, जो आपका पेपर वर्क होता है, जो आपकी फाइल्स होती है, वो अगर आप थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ उतना ही माइनर चेंज बहुत स्ट्रेस लेवल कम कर देगा. मेक सेंस. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. वेरी डिसिप्लिन अबाउट योर फाइनेंशियल थिंग्स. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. And third, of course, relationships. So how do you detox yourself from all the constant, you know, expectations your family, your friends, your colleagues have from you? जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप्स तो वो हर तरह की होती है, हमारे काम पे भी होती है, हमारे घर में होती है. जैसे मेरा 10 साल का बेटा है, तो मैं समझती हूँ कि हर एक रिलेशनशिप में यू हैव टू बी वेरी सॉर्टेड. मतलब कम्युनिकेशन जो होता है ना वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए. चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका बच्चा हो या परिवार हो, मुझे लगता है क्लियर कम्युनिकेशन एट अ राइट टाइम विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट मेजॉरिटी थिंग्स. और जैसे हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक मेंटल जो मतलब फिटनेस की बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें, वो भी एक ज़माना था जब बहुत ही टैबू सब्जेक्ट माना जाता था. अब लोग खुल के उसकी बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है. आप देखें तो स्कूल कॉलेज में भी अब थेरापिस्ट वगैरह आने लगे हैं और वो कंपलसरी लेवल पे होने वाला है. तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो मुझे लगता है कि इसमें भी हैंड होल्डिंग होना चाहिए. तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहूँगी कि जो मेंटल हेल्थ है या फिर थेरेपी है, किसी को डिप्रेशन है, सो इट्स योर वुमनली ड्यूटी ऑल्सो टू डू अ हैंड होल्ड और किसी को ये पुश करना कि आप थेरेपिस्ट को मिलो, यू नो, यू गेट आउट ऑफ दिस, यू डिजर्व अ बेटर लाइफ. I think that is also very necessary in women empowerment. That's really wonderful insights, I would say. I mean, ये बहुत important है. अगर लोग वही आपने बहुत practical approach I think बताई है here in all the 3 segments. और time पे अगर हम चीज़ like you said focus करें तो बाद में वो issues नहीं आते. Amazing, Lippy. I mean, thank you so much for giving us your time and it was a wonderful session. Politics, India, मोदी जी, ये ऐसी चीज़ें जो I think हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ देखते हैं. बट वो ये अगर डीप डाइव करें तो हम, और लाइक यू सेड कि हम उसमें अगर ध्यान नहीं देते हैं बट वो हमारे लाइफ का हिस्सा है, तो वी रियली शुड नो एंड फोकस मोर ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच एंड
super amazing session. Thank you. Absolutely, मतलब अनोना, thank you very much. It is all my pleasure, my honor to be here. And मुझे बहुत अच्छा लगा ये बातें करके, and I'm very happy कि इस माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे लोगों को ये information मिलेगी. 100%. So I'm very happy. So this is a well spent time for both of us, and thank you very much for inviting me. Thank you.